दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में एक सीरियल किलर है जो कि एक सर्जरी ब्लेड से कई सारे लोगों का खून कर रहा है और इस केस को सॉल्व करने के लिए एसीपी अब्राहम अजलर को दिया जाता है, जो कि खुद डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि 3 साल पहले किसी ने उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दिया था और वो आज भी उस दुख से उभर नहीं पाए हैं। तो एसीपी इस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एसीपी को देखते हैं जो कि अपने पत्नी और बेटी के साथ वेकेशन पे होते हैं। तभी अचानक से उनकी होटल की लैंडलाइन पे एसीपी के लिए उस एरिया की लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो एसीपी को कहते हैं, सॉरी सर, आप वेकेशन पे हो और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। दरअसल हमारे यहाँ पे 2 लोगों का मर्डर हो गया है और मुझे पता चला कि आप हमारे यहाँ पे वेकेशन मनाने के लिए आए हो, तो सोचा कि आपको इस बारे में बता दूं। अगर आप कुछ टाइम निकाल के यहाँ पे आ सको तो हमारा बहुत मदद हो जाता। तो एसीपी उनकी बात पे राजी हो जाते हैं और पत्नी और बेटी को होटल में छोड़ के वो निकल जाते हैं। और वो जाते टाइम उनकी पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं और कहते हैं, अरे यार, 2 दिन की छुट्टी लेके फैमिली के साथ घूमने के लिए आया था और तुमने ये बात भी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को बता दिया। वो लोग मुझे एक केस देखने के लिए बुला रहे हैं और मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। तो एसीपी सर को सामने से जवाब आता है, सर आप ये क्या कह रहे हो? हमने अभी तक किसी को भी ये नहीं बताया है कि आप अभी कहाँ पे हो। और वो सोचने में लग जाते हैं कि अगर इन्होंने किसी को नहीं बताया है तो होटल में कॉल किसका आया था। फिर एसीपी सर गाड़ी घुमा के वापस होटल आ जाते हैं। वो देखते हैं सब चीज इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ होता है और उनकी पत्नी और बेटी घर पे नहीं होते हैं। मतलब किसी ने उन दोनों को किडनैप कर लिया है। जिस रात एसीपी की पत्नी और बेटी गायब हुए थे, उस रात उनके घर के आसपास एक कार को देखा गया था। फिर पुलिस जब उस गाड़ी को ट्रेस करके उस कार के ओनर को पकड़ती है तो उस कार के अंदर से खून से सना हुआ एसीपी की पत्नी और बेटी की कुछ कपड़े मिलते हैं। फिर जब उस बंदे से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है, एक बार एसीपी ने मुझे एक ड्रग्स की केस में अरेस्ट किया था और मुझे जेल भेज दिया गया था और इसके वजह से मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो गया। मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि एक न एक दिन इस चीज का बदला तो मैं लेके रहूंगा। फिर एक दिन मुझे ये पता चला कि एसीपी अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे आए हुए होते हैं। फिर मैंने इस चीज का फायदा उठाया और उन्हें होटल से बाहर भेज दिया और उनके पत्नी और बेटी को किडनैप करके जंगल में ले गया और उन्हें मार डाला। फिर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जंगल में गाड़ दिया। फिर पुलिस उस बंदे को कहती है कि चलो हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुमने उन दोनों को दफनाया है। तो वो बंदा कहता है कि उस टाइम में बहुत ही नशे में था तो मुझे ये याद ही नहीं है कि मैंने उन्हें कहाँ पे दफनाया था। फिर देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और आज तक ये पता ही नहीं चला है कि उस बंदे ने डेड बॉडीज को कहाँ पे दफनाया है। पिछले 3 साल से वो बंदा जेल में बंद है और एसीपी सर उसे हर महीने मिलने भी जाते हैं इस उम्मीद से कि एक न एक दिन ये बता देगा कि उसने लाश को कहाँ पे दफनाया है। फिर एक दिन हम देखते हैं नवीन नाम का एक बंदा ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी अचानक से एक गाड़ी उसे पीछे से टक्कर मारती है और वो नीचे गिर जाता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर उसे एसएम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और सर्जरी के बाद उसकी हालत स्टेबल होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं किसी ने अस्पताल के अंदर आके नवीन का मर्डर कर दिया होता है। फिर इस केस को एसीपी अजलर लीड करते हैं। फिर वो इस अस्पताल के ओनर डॉक्टर अरुण से पूछताछ करते हैं। फिर पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि डॉक्टर सर्जरी करते टाइम जिस ब्लेड का यूज करते हैं उसी ब्लेड से नवीन के नस को काटा गया है और ज्यादा खून बह जाने के कारण वो मारा गया। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं सजीवन नाम के एक बंदे को बीच रास्ते में अचानक से कुछ लोग तलवार से अटैक करने लगते हैं। तभी उस जगह पे वही गाड़ी आ जाता है जिसने नवीन को टक्कर मारी थी। गाड़ी के अंदर एक मास्क वाला बंदा बैठा हुआ होता है। फिर वो सजीवन को गाड़ी में डाल के पास के अस्पताल लेके जाता है, पर अस्पताल के अंदर ना जाके सजीवन को बाहर ही छोड़ के चला जाता है। फिर कुछ लोग सजीवन को इस हालत में देख के उसे उस अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कोई डॉक्टर
डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन के सोजिमन के पास जाता है और सर्जिकल ब्लेड से सोजिमन के पैर के नस को काट देता है और वहाँ से चला जाता है और जाके उसी गाड़ी में बैठ जाता है। और हम देखते हैं वो मास्क वाला बंदा और डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनने वाला बंदा दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब ये दोनों मिलके ये सब खून कर रहे होते हैं, पर ये दोनों कौन है ये किसी को नहीं पता। फिर हम देखते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण सोजिमन का भी डेथ हो जाता है। फिर इस केस को भी एसीपी अजलर ही देखते हैं और खून करने के तरीका को देख के वो समझ जाते हैं कि ये दोनों खून एक ही बंदे ने किया है। फिर एसीपी सोजिमन के पिता राघवन से मिलने जाते हैं ताकि उन्हें कुछ पता चले कि ये खून किसने किया होगा, पर वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि राघवन की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अल्जाइमर की बीमारी है और वो ज्यादातर चीजें भूल चुका है। वो भला एसीपी का क्या मदद करेगा। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं वही मास्क वाला बंदा एक रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट के ओनर अशोक को कुछ खाने के लिए देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं अशोक अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। फिर डॉक्टर जैसे ही एमआरआई करने जाते हैं उसी टाइम अस्पताल की बिजली चली जाती है। फिर डॉक्टर अशोक को वहीं पे छोड़ के बिजली क्यों चली गई वो देखने के लिए जाते हैं और तभी हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे भी डॉक्टर की भेष में आया हुआ होता है। फिर वो अशोक के पास जाता है और सर्जिकल ब्लेड से उसके गले को काट देता है और वहाँ से चला जाता है और अशोक का भी यहाँ पे डेथ हो जाता है। फिर एसीपी सर अशोक के रेस्टोरेंट जाते हैं और उन सबको बुलाते हैं जो कल अशोक से मिले थे, पर एक बंदा नहीं आता है। फिर होटल के स्टाफ से उस बंदे के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है वो दरअसल पिछले 1-2 साल से इस रेस्टोरेंट में घी सप्लाई करता है। ये सुनने के बाद एसीपी सर कहते हैं इस रेस्टोरेंट से अगर किसी सप्लायर को पैसे देने हो तो तुम कैसे देते हो, उसे कैश देते हो या फिर उसके बैंक अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर देते हो। तो एक स्टाफ कहता है सर हम बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। फिर एसीपी सर ट्रांजेक्शन डिटेल से ये पता कर लेते हैं कि रेस्टोरेंट में घी सप्लाई करने वाले बंदे का नाम अजेश है। फिर एसीपी सर उसकी गाँव जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। इसका मतलब वो मास्क वाला बंदा अजेश के नाम पे एक फेक अकाउंट बना के उसे यूज करता था। फिर एसीपी सर यहाँ से भी निराश होके वापस चले जाते हैं। फिर एसीपी सर अशोक के घर जाते हैं और उसके पापा सेल्वराज से ये पूछते हैं कि क्या आपका किसी के साथ कोई दुश्मनी है, तो वो कहते हैं जी नहीं, हमारा किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। तभी एसीपी सर वहाँ पे एक सर्जरी रिलेटेड मेडिकल बुक को देखते हैं। फिर एसीपी सर जब इस बुक के बारे में सेल्वराज से पूछते हैं तो वो कहते हैं अशोक की एक कजिन यहाँ पे रहती है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और ये बुक उसी की है। फिर एसीपी सर यहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन एसीपी सर को ये पता चलता है कि जिस रात ब्रिज के ऊपर नवीन का एक्सीडेंट हुआ था उस रात एक्सीडेंट के ठीक बाद एक ट्रक वहाँ से गुजरी थी। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तभी मैंने देखा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और एक मास्क पहना हुआ बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो मैंने उसे कहा भाई कोई मदद चाहिए क्या, तो उसने कहा मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। पर सर यहाँ पे एक अजीब चीज हुआ, उसने पहले एक टॉर्च जैसा कुछ अपने गले पे लगाया और फिर मुझे जाने के लिए कहा और उसकी आवाज भी बहुत ही अजीब था, जैसे कि कोई रोबोट या फिर भूत बात कर रहा हो। फिर एसीपी सर की टीम में काम करने वाला एक पुलिस वाला एक टॉर्च जैसा दिखने वाला एक मशीन की फोटो को उस ड्राइवर को दिखाता है और कहते हैं क्या वो टॉर्च ऐसा दिखता था, तो वो ड्राइवर कहता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। दरअसल दोस्तों इस मशीन का नाम लेरिंग्स है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो इस मशीन की मदद से थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। फिर एसीपी सर इसके बारे में डिटेल्स में पता करते हैं तो पता चलता है अगर कोई बंदा बोल नहीं पा रहा है उसकी वॉल्यूम लेवल कितना है ये पता करके ये लेरिंग्स को उस हिसाब से सेट किया जाता है। फिर उसे गले में लगा के रखना पड़ता है तब जाके कोई बंदा बोल पाता है। पर ये वॉइस हमारा नॉर्मल वॉइस जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा अजीब सा सुनाई देता है। फिर पुलिस ये पता लगाती है वो मास्क वाला बंदा जो लेरिंग्स यूज करता है वो 3 साल पहले ही आया है। फिर पिछले 3 साल में केरला में जितने भी लोग इस मॉडल का लेरिंग्स यूज कर रहे हैं उन सभी का डिटेल्स निकालते हैं तो उन्हें कृष्णा दास नाम का एक बंदा मिलता है जिसकी गांव का एड्रेस और अजेश की गांव की एड्रेस बिल्कुल सेम होता है। दोस्तों आपको याद होगा कि वो मास्क वाला बंदा अजेश का फेक अकाउंट यूज करके अशोक से पैसा लेता था। फिर एसीपी सर कृष्णा दास के गांव जाते हैं और उसकी माँ से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पिछले 1-2 साल से घर नहीं आया है। फिर एसीपी सर कहते हैं क्या कृष्णा दास बचपन से ही गूंगा था, तो उसकी माँ कहती है नहीं सर बचपन में सब कुछ ठीक था, मेरा बेटा तो एक सिंगर था, वो बहुत ही अच्छा गाना गाता था
उसका सपना था वो एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा, पर अचानक से उसकी गले में दर्द होने लगता है। फिर हमने कलिकट मेडिकल कॉलेज में जब इसका जांच कराया तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, बस एक छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हमने सर्जरी भी कराया, पर दर्द के साथ साथ कृष्णा दास की आवाज भी हमेशा के लिए चला गया। फिर एसीपी सर कहते हैं ये सर्जरी कब हुआ था, तो कृष्णा दास की माँ कहती है 1989 में हुआ था, तब मेरा बेटा हाई स्कूल में पढ़ता था। फिर एसीपी सर वहाँ से कृष्णा दास की एक फोटो ले लेते हैं ताकि उन्हें उसे ढूंढने में आसानी हो। फिर एसीपी सर यहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं कि अगर कृष्णा दास ही खूनी है तो इन सभी मर्डर्स के पीछे का राज 1989 में छुपा है। तभी एसीपी सर को याद आता है सबसे पहले जिसका मर्डर हुआ था नवीन, उसके पापा शिव कुमार भी कलिकट मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं। उनका पासिंग ईयर 1990 है। फिर वो उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं सर आप जब कलिकट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी 1989 में कृष्णा दास नाम का एक बंदे का सर्जरी हुआ था, क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? तो डॉक्टर शिव कुमार कहते हैं देखिए मैं तो जनरल मेडिसिन में पीजी कर रहा था और मेरा सर्जरी डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं रहा। फिर अगले दिन एसीपी कलिकट मेडिकल कॉलेज जाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 1989 में कृष्णा दास का सर्जरी किसने किया था, पर क्योंकि उस टाइम रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कंप्यूटर्स का यूज नहीं किया जाता था इसीलिए उन्हें इतने पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। पर तभी एसीपी सर की नजर एक बुक पे जाता है और उसने ये सेम बुक अशोक के घर में देखा था और वो इस बुक की सेकेंड एडिशन थी। दोस्तों आपको याद होगा एसीपी ने जब अशोक के पापा सेल्वराज से उस बुक के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये बुक अशोक की कजिन की है, पर आजकल के बच्चे इतने पुराने बुक नहीं पढ़ते हैं, मतलब सेल्वराज जरूर हमें कुछ छुपा रहा है। फिर वो कलिकट मेडिकल कॉलेज की रिकॉर्ड्स में ये चेक करते हैं कि 1989 में क्या सेल्वराज नाम का कोई बंदा यहाँ पे पढ़ रहा था या नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि 1989 में सेल्वराज यहाँ पे पढ़ा करता था। दरअसल वो एनेस्थेसिया में पीजी कर रहा था, पर बाद में उसे डिसमिस कर दिया गया था। फिर एसीपी सर सेल्वराज के एक बैचमेट से मिलते हैं तो वो कहता है दरअसल सेल्वराज एक नंबर का नशेड़ी था, एक बार ऑपरेशन थिएटर में नशेली दवाई का सेवन करते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए उसे डिसमिस कर दिया गया था। फिर वो वापस कॉलेज कभी नहीं आया, पर हाँ जब उन 4 लोगों का कार एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। तो वो बंदा कहता है जेवियर, सेल्वराज, शिव कुमार और अलेक्जेंडर, इन चारों लोगों का कार एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट के बाद अलेक्जेंडर कुछ महीने के लिए कोमा में चला गया था। फिर एसीपी सर एक चीज नोटिस करते हैं कि अभी तक जितने भी मर्डर्स हुए हैं उन सभी का लिंक कहीं ना कहीं कलिकट मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। और वो जो सजीमन का मर्डर हुआ था जिसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी 1989 के टाइम कलिकट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए मरा हुआ जानवर सप्लाई करता था ताकि वो उससे सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकें। फिर पुलिस वाले डॉक्टर जेवियर से मिलने जाते हैं जो कि कुछ साल पहले पुलिस की पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करते थे। अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, पर वो अभी घर पे नहीं होते हैं। उनकी एक छोटा सा सर्जरी होने वाला होता है, इसीलिए वो अस्पताल गए हुए होते हैं। फिर पुलिस अलेक्जेंडर के घर भी जाती है तो पता चलता है लगभग 15 दिन पहले किसी रिश्तेदार की शादी के लिए वो दुबई चला गया है। फिर पुलिस वाले यहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे ही अलेक्जेंडर को पता चलता है कि उसे मिलने के लिए उसके घर पे पुलिस आई थी तो वो दुबई से पुलिस को वीडियो कॉल करता है। तो एसीपी सर उसे कहते हैं आप इंडिया वापस कब आ रहे हो, और एलेक्स कहता है जब तक आप उस खूनी को पकड़ नहीं लेते मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा। फिर एसीपी उस अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे जेवियर की सर्जरी होने वाला है। एसीपी डॉक्टर जेवियर से कहते हैं हमें लगता है किलर का नेक्स्ट टारगेट आप हो, इसीलिए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको सर्जरी करवाना है तो आप सर्जरी कराइए, पर पुलिस बाहर आपकी प्रोटेक्शन में रहेगी। फिर एसीपी सर को ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर जो दुबई में था वो अचानक से इंडिया वापस आ गया है, लेकिन वो तो कह रहा था जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता वो इंडिया वापस नहीं आएगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इंडिया आना पड़ा। फिर एसीपी सर अलेक्जेंडर को कॉल करते हैं तो वो कहता है मैं और भाग नहीं सकता, मुझे आपको सब कुछ सच बताना है। आप एक काम करिए, आप तुरंत मुझसे मिलने के लिए आइए, मैं आपको पूरा कहानी बताऊंगा कि दरअसल अभी तक चल क्या रहा है। फिर एसीपी सर अलेक्जेंडर से मिलने जाते हैं क्योंकि उसका घर शहर से थोड़ा दूर था तो वहां तक पहुंचने में रात हो जाता है। फिर अलेक्जेंडर एसीपी को सच बताने ही वाला होता है तभी अचानक से बिजली चली जाती है और हम देखते हैं अचानक से कई सारे लोग आ जाते हैं और अलेक्जेंडर के घर पे हमला कर देते हैं। यहाँ पे वो
मास्क वाला बंदा भी था। पुलिस और इनके बीच में हाथापाई होता है और वो लोग पुलिस को चकमा देके अलेक्जेंडर को अपने साथ ले जाते हैं, पर पुलिस वो मास्क वाले बंदे को पकड़ लेती है और ये मास्क वाला बंदा कोई और नहीं कृष्णा दास ही था। यानी कि इन सभी खून के पीछे कृष्णा दास ही है। फिर एसीपी कृष्णा दास से कहते हैं कि फाइनली हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, तुमने बहुत खून खराबा कर लिया, अब आगे और नहीं। फिर कृष्णा दास कहता है आगे भी जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो मर के ही रहेगा, उसे कोई भी बचा नहीं सकता। एसीपी सर को कृष्णा दास की बात करने के तरीके से ये लगता है कि जरूर इसका कोई साथी अभी भी बाहर है। फिर एसीपी कृष्णा दास से अलेक्जेंडर के बारे में पूछते हैं पर वो कुछ भी नहीं बताता है। फिर अगले दिन राघवन की पत्नी पुलिस स्टेशन आती है और कहती है सर मुझे आपको कुछ बात बतानी है। लगभग 5-6 महीने पहले एक नौजवान लड़का राघवन से मिलने हमारे घर आया था। वो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था। दरअसल किसी सूजा नाम की लड़की के बारे में पूछताछ कर रहा था। वो कह रहा था कि 1989 में कलिकट मेडिकल कॉलेज में सूजा ने सुसाइड किया था। वो दरअसल उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए यहाँ पे आया था, पर आपको तो पता ही है मेरे पति को अब कुछ भी याद नहीं है। तो वो बंदा निराश होकर वापस चला जाता है। ये सुनने के बाद एसीपी सर कहते हैं उस डॉक्टर ने अपना नाम क्या बताया था? तो राघवन की पत्नी कहती है उसका नाम डॉक्टर अरुण था। दोस्तों आपको याद दिला दूं, ये डॉक्टर अरुण उस अस्पताल का ऑनर है जहाँ पे सबसे पहला खून हुआ था, यानी कि जहाँ पे नवीन का खून हुआ था। फिर एसीपी को डॉक्टर अरुण के ऊपर थोड़ा शक होता है। फिर डॉक्टर अरुण से मिलने के लिए जब पुलिस एसएम हॉस्पिटल जाती है तो वो वहाँ पे नहीं होते हैं। फिर पुलिस को ये पता चलता है डॉक्टर जेवियर का सर्जरी कोई और नहीं डॉक्टर अरुण करने वाले हैं। ये जानने के बाद एसीपी तुरंत डॉक्टर अरुण अभी जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें कृष्णा दास का फोटो दिखा के पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हो? तो अरुण कहते हैं नहीं सर मैं इसे नहीं जानता। फिर एसीपी सर डॉक्टर अरुण से पूछते हैं आप राघवन से मिलने क्यों गए थे और ये सूजा कौन है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे? तो डॉक्टर अरुण कहते हैं सूजा मेरी बड़ी बहन है, वो भी कलिकट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती थी। पता नहीं क्यों 1989 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया ये मुझे आज तक पता नहीं चला, पर एक दिन दीदी की एक पुरानी बुक से मुझे एक फोटो मिला जिसमें दीदी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी हैं। फिर मैं राघवन से मिलने गया था इस उम्मीद से कि शायद वो बता दे कि मेरी दीदी की बॉयफ्रेंड कौन था, पर राघवन को तो कुछ याद ही नहीं था। फिर एसीपी कहते हैं क्या हम उस फोटो को देख सकते हैं? फिर डॉक्टर अरुण एसीपी को वो फोटो दिखाते हैं, पर फोटो बहुत पुरानी होने के कारण थोड़ा खराब हो गया है और इसके वजह से उस लड़के का चेहरा खराब हो गया है। फिर एसीपी सर यहाँ से चले जाते हैं और अपने साथी से कहते हैं तुमने फोटो को ध्यान से देखा? इस फोटो में सूजा के पीछे जो पेड़ है मैंने उस सेम पेड़ को बिल्कुल उसी जगह पे अलेक्जेंडर के घर पे देखा था। मतलब इस फोटो में सूजा के साथ जो बंदा खड़ा है वो कोई और नहीं अलेक्जेंडर है। फिर एसीपी सर अलेक्जेंडर का पूरा बायोडाटा निकालते हैं तो पता चलता है अभी जो बंदा खुद को अलेक्जेंडर कह के इनके साथ बात किया था दरअसल उसका असली नाम था सुधाकरन। 3 साल पहले ही उसने अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदल के अलेक्जेंडर रख लिया। मतलब असली अलेक्जेंडर अभी भी पुलिस की नजरों से छिपा हुआ है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं डॉक्टर जेवियर अपना सर्जरी कराने के लिए जिस अस्पताल में एडमिट हुए थे अलेक्जेंडर उन्हें वहां से किडनैप करके ले जाता है और पुलिस को पता भी नहीं चलता है। फिर एसीपी सर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो सोचते हैं आखिर अलेक्जेंडर डॉक्टर जेवियर को कहाँ पे ले गया होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एसीपी सर कहते हैं ये सभी लोग कलिकट मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है वहीं पे हुआ है। डॉक्टर जेवियर से पहले सभी लोगों का खून अलेक्जेंडर ने अस्पताल में किया था, पर इन्हें अस्पताल से किडनैप करके ले गया है तो वो जरूर डॉक्टर जेवियर को कलिकट मेडिकल कॉलेज में ही लेके गया होगा। चलो हम एक चांस ले लेते हैं। फिर एसीपी सर कलिकट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ हम पहली बार असली अलेक्जेंडर को देखते हैं। दरअसल वो डॉक्टर जेवियर को कलिकट मेडिकल कॉलेज की एनाटॉमी हॉल में ले आया होता है। अभी डॉक्टर जेवियर बेहोशी की हालत में होते हैं। फिर अलेक्जेंडर उनकी बॉडी में स्केच से मार्किंग करता है ताकि वो उन जगहों को सर्जिकल ब्लेड से काट सके। फिर अलेक्जेंडर जैसे ही एक जगह पे काटना शुरू करता है तभी वहाँ पे एसीपी सर पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि अलेक्जेंडर डॉक्टर जेवियर का खून कर पाता एसीपी सर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर एसीपी सर उसे पूछते हैं कि आखिर क्यों वो बेगुनाह लोगों को मार रहा है। फिर अलेक्जेंडर अपनी कहानी सुनाता है और हम
एक फ्लैशबैक देखते हैं। साल था 1989। तब कलिकट मेडिकल कॉलेज में जेवियर, शिव कुमार, सेल्वराज, अलेक्जेंडर ये सब स्टूडेंट्स थे। शिव कुमार मेडिसिन में पीजी कर रहा था, पर वो जेवियर और सेल्वराज के साथ एक ही हॉस्टल में रहता था। ये तीनों पढ़ाई लिखाई में इतना खास नहीं थे और हमेशा बदमाशी करते रहते थे, पर अलेक्जेंडर पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। कॉलेज के सभी प्रोफेसर अलेक्जेंडर को बहुत ही पसंद करते थे। ये सब देख के ये तीनों उससे चिढ़ते थे। तभी फर्स्ट ईयर की सुजा नाम की एक लड़की को शिव कुमार पसंद करता है। दोस्तों, आपको याद होगा ये सुजा डॉक्टर अरुण की बड़ी बहन है। फिर हम देखते हैं सुजा शिव कुमार को नहीं बल्कि अलेक्जेंडर को पसंद करती है। इस बात से शिव कुमार अंदर ही अंदर अलेक्जेंडर के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं एक दिन अलेक्जेंडर सेल्वराज को अस्पताल में नशे करते हुए पकड़ लेता है और उसकी कंप्लेन कर देता है, जिसके वजह से उसे डिसमिस कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योंकि अलेक्जेंडर पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, ज्यादातर सर्जरी के टाइम डॉक्टर उसे असिस्ट करने के लिए बुलाते हैं और जेवियर को छोटा मोटा काम करने के लिए देते हैं, जिससे जेवियर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और तभी कृष्णा दास, जो एक बहुत ही अच्छा गायक था, वो अपने गले के सर्जरी के लिए कलिकट मेडिकल कॉलेज में आता है और उस सर्जरी में अलेक्जेंडर और जेवियर डॉक्टर को असिस्ट कर रहे होते हैं। डॉक्टर सक्सेसफुली ऑपरेशन करने के बाद चले जाते हैं। फिर उस कटे हुए एरिया को अलेक्जेंडर अच्छे से सिल देता है और जेवियर को बचे हुए धागे को अच्छे से काटने के लिए कहता है, पर जेवियर जानबूझ के धागे को गलत जगह पे काटता है, जिसके वजह से वो सिलाई अच्छे से नहीं हो पाता है और कृष्णा दास की आवाज हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, आपने अभी तक एक चीज नोटिस किया होगा, किसी न किसी कारण से ये तीनों अलेक्जेंडर के ऊपर गुस्सा थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। फिर एक बार सुजा अपने कजिन की शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी लेके घर चली जाती है, तो ये तीनों इस बात का फायदा उठाते हैं और कुछ दिन बाद वो राघवन को कुछ पैसे देते हैं और वो जाके अलेक्जेंडर को झूठ कहता है कि सुजा घर से वापस आ गई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। फिर राघवन अलेक्जेंडर को एनाटॉमी हॉल में लेके जाता है। ये तीनों वहाँ पे पहले से ही होते हैं। फिर अलेक्जेंडर को जबरदस्ती बेहोशी की इंजेक्शन देते हैं। फिर हम देखते हैं जेवियर अलेक्जेंडर को गाड़ी में बिठा के ले जाता है और गाड़ी को एक पेड़ में लेके टक्कर मार देता है। सीट बेल्ट ना पहनने के कारण अलेक्जेंडर गाड़ी की कांच को तोड़ के बाहर निकल जाता है और उसकी सर जाके पेड़ पे टकराता है। फिर हम देखते हैं अलेक्जेंडर कोमा में चला जाता है और ये तीनों इस एक्सीडेंट को इस तरह से दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर दारू पी के गाड़ी चला रहा था और ये तीनों भी गाड़ी के अंदर थे, पर सीट बेल्ट पहनने के कारण इनको कुछ नहीं हुआ। फिर सुजा जब घर से वापस आती है, वो अलेक्जेंडर को इस हालत में देख के बहुत रोती है। फिर वो रोज अस्पताल इस उम्मीद में आती थी कि आज अलेक्जेंडर को होश आ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अलेक्जेंडर कोमा से बाहर नहीं आता है। फिर सुजा को लगता है कि शायद अलेक्जेंडर और कभी होश में आएगा ही नहीं। इस बात को सोच के सुजा बहुत ही निराश हो जाती है और एक दिन अचानक से एक गाड़ी के सामने आके वो खुदकुशी कर लेती है। सुजा के मरने के कुछ दिन बाद अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आ जाता है, पर सर पे गहरी चोट लगने के कारण वो सब कुछ भूल गया होता है। उसे ये भी याद नहीं होता है कि वो सुजा नाम की किसी लड़की से प्यार करता था। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन एक टीवी इंटरव्यू में अलेक्जेंडर कृष्णा दास को देखता है। फिर धीरे धीरे अलेक्जेंडर को सब कुछ याद आने लगता है। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसकी ये हालत किसने की है। फिर अलेक्जेंडर सबसे पहले कृष्णा दास के पास जाता है और उसकी ये हालत के लिए वो उसे माफी मांगता है। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे उन तीनों का हंसता खिलता परिवार को खत्म करना है। फिर वो सबसे पहले एक फेक अलेक्जेंडर क्रिएट करते हैं और बाद में एक एक करके शिव कुमार, सेल्वराज और राघवन के बेटे को मार डालते हैं। और अगर उस दिन एसीपी सर नहीं पहुंचते तो अलेक्जेंडर जेवियर को भी मार डालता। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जेवियर एक इवेंट में स्पीच दे रहे होते हैं और एसीपी भी उस जगह पे होते हैं। तभी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एसीपी को कॉल करते हैं और कहते हैं अशोक की शरीर के घाव के पास एक प्रकार का इंक देखने को मिला, जिसमें एक बहुत ही घातक बैक्टीरिया है। जब कोई इंसान उसके संपर्क में आता है 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाता है और आज तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई एक बार इसके संपर्क में आ जाएगा उसका मरना निश्चित है। अगर उस रात एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण अशोक नहीं भी मरता, फिर भी उस बैक्टीरिया के कारण
7 दिन के अंदर अंदर मारा जाता। फिर हम देखते हैं अचानक से डॉक्टर जेवियर की तबीयत खराब होने लगता है और देखते ही देखते उनका डेथ हो जाता है। दोस्तों आपको याद होगा डॉक्टर जेवियर के शरीर में भी अलेक्जेंडर ने उस बैक्टीरिया वाले इंक का प्रयोग किया था और उसके वजह से 7 दिन के बाद यानी कि आज उनकी डेथ हो गया। दोस्तों आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि एसीपी सर की बीबी और बच्चे को मारने वाला बंदा अभी जेल में है और एसीपी सर हर महीने उसके लिए खाना लेके जाते हैं। वो इस महीने भी उसके लिए खाना लेके जाते हैं, पर इस बार जेल में उनकी मुलाकात अलेक्जेंडर और कृष्णा दास से होता है। फिर जाते जाते अलेक्जेंडर एसीपी को कहता है सर आप बोन रेसिड्यू पे ध्यान दीजिए और वो चला जाता है। ये बोन रेसिड्यू क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर एसीपी उस बंदे से मिलने जाते हैं और कहते हैं बता मेरी बीबी और बेटी कहाँ पे हैं? तो वो बंदा कहता है सर मैं आपको और कितनी बार बताऊंगा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने उन्हें कहाँ पे दफनाया था। दोस्तों यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। फिर एसीपी कहते हैं आज तक इस केस को लेके मैंने बहुत छानबीन किया पर बोन रेसिड्यू पे ध्यान देना भूल गया। जैसे कि तुम्हारे गाड़ी से पुलिस को खून में सना हुआ मेरी पत्नी और बेटी के कपड़ों के साथ साथ कुछ धारदार हथियार भी मिले थे और तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने उनकी मदद से लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें दफना दिया, पर ये सब झूठ है। अगर तुमने सच में उस हथियार को यूज करके लाश को काटा होता तो उन हथियार से पुलिस को बोन रेसिड्यू मिल जाता। मतलब हड्डी के कुछ छोटे छोटे अंश उस हथियार में होना चाहिए था जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देता। और सबसे अजीब चीज ये है अगर तुम उस हथियार को अच्छे से धो देते हो या फिर केमिकल से साफ कर देते हो फिर भी वो पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। माइक्रोस्कोप से बोन रेसिड्यू को स्पॉट किया जा सकता है, पर तुम्हारे हथियार को अच्छे से चेक करने के बाद भी हमें हड्डी की कोई भी माइक्रो लेवल का अंश विशेष भी नहीं मिला। मतलब तुमने मेरी बीबी और बेटी को काटा नहीं है। इसका मतलब इतने सालों से तुम मुझे झूठ बोल रहे थे। सच बताओ वो दोनों अभी कहाँ पे हैं और वो कौन है जिसके कहने पर तुमने ये जुर्म अपने सर पे ले लिया। एसीपी से ये सुनने के बाद वो बंदा हंसने लगता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हें सच पता चल ही गया, मैं भी तुम्हें झूठ बोल बोल के थक गया था। और ये जबरदस्त क्लाइमेक्स के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है, पर ये हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ के जाता है। जैसे कि अलेक्जेंडर को कैसे पता चला कि एसीपी सर की पत्नी और बेटी जिंदा है और वो कौन है जो कि एसीपी सर की पत्नी और बेटी को किडनैप किया है। जब इस मूवी का सेकंड पार्ट आ जाएगा तब हमें इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।